We are live, sir. Okay. Good evening, everyone. I'm Dr. Ankit. On behalf of RPG Life Sciences, I welcome you on our third session. आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिस यानी एसएलई के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्व प्रकाश तिवारी, जो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। रूमेटोलॉजी में मजबूत क्लिनिकल अनुभव के साथ डॉक्टर तिवारी मरीजों को इलाज, शिक्षण और एकेडमिक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वेलकम सर। नमस्ते सभी को। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा सर कि एसएलई होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। देखो, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस होती है ना, देखो बेसिक वर्ड में आपको यही समझना पड़ेगा कि ये ऑटोइम्यूनिटी है। जो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे कि बेसिक एसएलई क्या है, तो जैसे डायबिटीज में क्या है, शुगर की प्रॉब्लम। हाइपरटेंशन में क्या, बीपी की प्रॉब्लम। यहाँ पे जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके बॉडी सिस्टम को ही, चाहे वो स्किन हो, जॉइंट हो, मल्टीपल चीजें हो या कोई एक चीज हो, वो उनको इन्फेक्शन समझ कर उन पे अटैक कर रहा है। तो एसएलई एक, और अपन बोलेंगे एक ऑटो इम्यून डिसीज है, या सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा अवेयरनेस के बनूं, एसएलई एक रोमेटोलॉजिकल डिसीज है। धीरे धीरे जैसे ही इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, अब धीरे धीरे पब्लिक अवेयर होने लगे कि रोमेटोलॉजी में क्या देखा जाता है, ऐसी प्रॉब्लम जिसका रीजन ऑटोइम्यूनिटी है। सर लूपस को लेके काफी मिथ है लोगों के दिमाग में। अ, सर शुरू में अब मैं शुरू में ही कॉमन डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा सर। लूपस जो बाकी बीमारियां होती है जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है सर, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो जो एसएलई होता है सर, क्या ये भी उन बीमारियों की तरह है? देखो, अभी जैसे अपन ने बात की थी ना, इन्फेक्शन में जो कम्युनिकेबल होती है, जो संक्रामक होती है और जो कंटेजियस होती है, जो फैलती है, वो क्या होगा उसका, एक तो उसका वो जो भी होगा वो एयर से फैल रहा होगा या कोई मेथड से। ठीक है, जैसे टच से, फूड से, कैसे भी। तो वो फैल क्या रहा होगा, वो फैल रहा होगा इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, जो भी होगा वो इन्फेक्शन होगा। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो कम्युनिकेबल हो सकती है, सारी इन्फेक्शियस डिसीज नहीं। जो भी कम्युनिकेबल होगा वो इन्फेक्शियस डिसीज होगी। आप दूसरे को क्या दे सकते हैं, आप दूसरे को अपने शरीर में इन्फेक्शन लाके दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। यस। ऑटो इम्यून डिसीज जो है, जितनी रोमेटोलॉजिकल डिसीज है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के हर जगह होते हैं, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस का, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होती। ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई होती है। इनका कारण ही आपका इम्यून सिस्टम है और आपका डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम है। आपका मिसडायरेक्टेड, मिसगाइडेड इम्यून सिस्टम है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है, वो रोमेटोलॉजिकल डिसीजेस में होता है। उनमें से एक रोमेटोलॉजिकल डिसीज एसएलई है। तो केवल एसएलई नहीं, ये सवाल सभी के साथ, ना रोमेटाइड आर्थराइटिस, ना सोरियाटिक आर्थराइटिस, ना एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें कुछ कम्युनिकेबल नहीं होता। ठीक। क्यों ये सवाल उठता है, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट एसएलई को होते हैं उनके स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो कॉमनली वो होता है, तो वो जो रैशेस वगैरह होते हैं उसको लोग क्या समझते हैं, उसको समझते हैं कि ये कोई मतलब चिकन पॉक्स जैसा हो गया है, कुछ ये है तो वो फैल जाएगा। तो वो भ्रांति है, टोटल भ्रांति है, एसएलई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। हम्म। सर नेक्स्ट में एक सेम सवाल, कुछ काइंड ऑफ सेम है सर। बहुत से लोग लूपस को अर्थराइटिस समझ लेते हैं। क्या लूपस और अर्थराइटिस सेम डिजीज है या दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं? देखो, ऐसा होता है ना, जैसे इसको भी और ब्रॉडर वे पे समझते हैं। रोमेटोलॉजिकल डिसीज क्या है, उसमें आपका इम्यून सिस्टम मोस्टली अगर जॉइंट पे स्टिक रह गया, तो वो रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, इनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, ये सब डेवलप करता है। ठीक। लेकिन इम्यून सिस्टम जो आपका हाइपर एक्टिवेट है, वो जैसे जैसे और एग्रेसिव एक्टिवेट होते जाएगा, वो आपके मल्टीपल सिस्टम को टारगेट कर सकता है। ठीक। तो एसएलई जो है वो एक प्रोटोटाइप है रोमेटोलॉजिकल डिसीज को समझने के लिए। तो वो एसएलई में इम्यून सिस्टम लगभग किसी सिस्टम को नहीं छोड़ता है शरीर पे। मतलब राइट फ्रॉम द हेड टू टो, जिसमें ऑब्वियसली जॉइंट आ जाएगा, ऑब्वियसली स्किन आ जाएगा, फिर अंदर के ऑर्गन, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स, ये कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। तो एसएलई में ऐसा नहीं कि केवल जॉइंट की प्रॉब्लम है। हाँ, और एक और चीज, अगर जॉइंट की प्रॉब्लम है तो कई बार मिस डायग्नोस रिमोटाइड आर्थराइटिस करके ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया जाता है।
तो रोमेटाइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एसएलई को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर एग्रेसिव एसएलई है एसएलई, तो यूजुअली उससे ऊपर उठना पड़ता है। तो एसएलई में जॉइंट प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती नहीं, लगभग लगभग 70 to 80 और 80 to 90% होती है। ठीक। लेकिन उसके साथ में और भी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, या हो सकता है वो और मिनिमल चीजें इन्वॉल्व हो। तो हाँ, डेफिनेटली एसएलई में भी जॉइंट प्रॉब्लम होती है। और अपन को, जैसे अपन हिंदी भाषा में गठिया बोलते हैं, तो एक वर्ड एक तरीके से सोचा जाए, पूरे रोमेटोलॉजिकल डिसीज को डिस्क्राइब करना मुश्किल है गठिया वर्ड में। लेकिन गठिया में एक चीज है कि अगर रोमेटोलॉजिकल डिसीज देखोगे, तो वो मतलब वो प्लस माइ मतलब क्या है, जॉइंट पेन प्लस माइनस अदर सिस्टम। तो आपको जॉइंट पेन मोटा मोटा मिल ही जाता है, तो इसमें भी जॉइंट पेन होते हैं और अच्छे खासे परसेंटेज में होते हैं। सर, डायग्नोसिस के बाद पेशेंट का सबसे बड़ा डर होता है, क्या लूपस डायग्नोस होने का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है? देखो, ऐसा है डॉक्टर अंकित कि 1950 से पहले ना, जो इसको डाटा वाइज समझना चाहिए, पेशेंट के लिए भी अच्छा है और हम जो डॉक्टर्स देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। 1950 से पहले 5 ईयर सर्वाइवल रेट आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ एसएलई, जो डॉक्यूमेंटेड केस जो पकड़ में आ पाए, और उस समय कितने लोग पकड़ पाते होंगे, तो उनमें से जिनको वो डॉक्यूमेंट एसएलई कर पाए, तो 50 से पहले उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो था वो हार्डली, मतलब लेस देन 50% था, 40-80% मान लो। और फिर क्या हुआ, अब क्या होता है, जब अब का कंडीशन है पोस्ट 1950s एरा, और धीरे धीरे जो बढ़ा, उसमें जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट है वो लगभग 90% है। ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं 90 की 90 जा रहा, रेंज है 70 to 90%, डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। और एसएलई में ये जो मैं रेंज बोल रहा हूँ, ये सर्वाइवल रेट बोल रहा हूँ मैं। मैं देखो, दो तरीका है बोलने का, कि वह व्यक्ति की इससे मृत्यु हो गई, इसमें पकड़ने का, वह इससे ज्यादा नहीं जी पाया, मतलब आप समझ रहे हो, या लॉस ऑफ फॉलोअप ये हुआ। तो एसएलई की ट्रीटमेंट है, और एसएलई में ऐसा नहीं कि लाइफ ही वो प्रॉब्लम करेगा, है ना। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या लूपस लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है या इसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है? लूपस जो होता है, इट्स ऑटोइम्यून डिसीज, ऑलमोस्ट क्रोनिक डिसऑर्डर है, केवल ऑटोइम्यून डिसीज नहीं। क्योंकि ऐसा सोचने में क्या होता है, कई भ्रामकता में आता है कि अरे कहीं क्योर है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में आप अल्टीमेटली क्योर, मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल करते हो आप। हाइपरटेंशन एक बार आपको हो गया तो आप कंट्रोल करते हो, है ना। और वैसे ही जो ये एसएलई हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, इनको कंट्रोल करते हैं। 3 to 5 ईयर्स तक तो मिनिमम, अगर आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तो भी ट्रीटमेंट चलना ही है एसएलई में। उसके बाद अगर आप बहुत लक्की हुए, तो रिमिशन पे आप जा सकते हैं कुछ सालों के लिए। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट आए हैं जिससे कुछ पेशेंट ऐसा देखा गया कि रिमिशन में गए हैं। तो फर्दर स्टडीज उसके लिए चल रही है, लेकिन ये है कि हाँ, विथ मेडिकेशन, जैसे डायबिटीज होता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई आपको, तो आप मेडिसिन आप खाते हैं, चेक कराते हो, सर्वाइवल है, तो हाँ, एसएलई में एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है। मतलब इसमें डरने की जरूरत नहीं, कि सही डायग्नोसिस हुआ तो नॉर्मल लाइफ बिल्कुल पॉसिबल है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज मोर कॉमन इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल्स? इसके कई रीजन हैं। मतलब कई रीजन ऐसे हाइपोथेसाइज्ड किए गए हैं। जैसे फीमेल कुछ हार्मोन्स हुआ, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये बी सेल का सर्वाइवल बढ़ा देते हैं, ऐसा है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये इम्यून सिस्टम के बी सेल से रिलेटेड, जो एंटीबॉडी वगैरह भी बनाती है ना, मतलब उसी से बस नहीं, उसमें बी सेल एक प्रिंसिपल पार्ट है। तो एक ये हाइपोथेसिस दी जाती है, तो उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, जैसे एसएलई में है आपको, और आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो जो ओसीपी होती है उसमें वो हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में, तो एसएलई डिटोरिएट भी कर सकता है। ठीक। तो एक ये है कि हाँ, मे बी हार्मोनल रोल है। दूसरा, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो जो एक्स्ट्रा डोजेस ऑफ ये जो एक्स क्रोमोसोम है, उसमें जो कुछ प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है, जैसे TLR7 वगैरह आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पे उसका कोडिंग होता है। ठीक है। तो दैट्स वाई ये फीमेल में ज्यादा मिलता है। ये हाइपोथेसिस की गई है, ये फाइंडिंग्स है। इसको क्लियर कट वो नहीं है कि यही है, बट ये इसके रीजंस बताए गए हैं। तो लर्निंग पॉइंट ये है कि आप फीमेल में ज्यादा होता है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह एसएलई के साथ में ले रहे हैं, तो उस समय ध्यान रखें कि गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं कि मेरे को हार्मोनल पिल से ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो आगे करें। ठीक। सर, जैसे कि अभी आपने बताया, इसमें हॉर्मोन्स का भी रोल है। सर, हम्म। इसमें एस्ट्रोजन का कोई रोल है सर, विच इज अ एस्ट्रोजन फीमेल पे जैसे मैं डोमिनेटेड? बताया ना कि बेटा आपको, कि ये मतलब डॉक्टर साहब देखो, एस्ट्रोजन जो है बी सेल का सर्वाइवल बढ़ाता है। तो जो ऐसी बी सेल है जो मिसगाइडेड हो चुकी है,
जिसको कुछ समय में, सपोज एग्जांपल के तौर पे, एक सर्टेन टाइम बाद डाई हो जाना चाहिए था, तो उसकी लाइफ बढ़ा रही है। तो अगर मान लो आप क्योंकि इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, अगर जेनेटिकली आपको एसएलई हो रही है, फिर एस्ट्रोजन हो रहा है, तो उसमें वो डिसीज मैनिफेस्ट जल्दी हो जा रही है। तो इसमें रोल है। और जो ये जो एस्ट्रोजन वगैरह का है, क्लिनिकल ये है, पब्लिक को ये समझना है कि हाँ, ओसीपी पिल, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, या जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस वगैरह होते हैं, उस पे ये जो हार्मोनल होते हैं, उसमें एक बार डॉक्टर की सलाह ले ले हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने से पहले, है ना, अगर आपको एसएलई है तो। हम्म। सर मैं आगे पूछना चाहूंगा, जैसे कि पेशेंट आते हैं, कभी कोई पेशेंट आता है जिस जो बोलता है कि सर मुझे थकान हो रही है। कभी पेशेंट आता है, कोई बोलते हैं उनको जॉइंट पेन है। सर सिम्टम्स अलग अलग होते हैं सारे पेशेंट में। सर ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, रोमेटोलॉजिकल डिसीज में ज्यादा, और एसएलई खासकर, ये बहुत ज्यादा हेटेरोजीनस है। हेटेरोजीनस का मतलब है कि ये जो है, इसमें बंच ऑफ जैसे हेड टू टू में बोलो एनीथिंग कैन बी इन्वॉल्व, दैट डजंट मीन कि हेड टू टू इन्वॉल्व ही हो जाएगा, दैट डजंट मीन हेड टू टू इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में बहुत मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कुछ केसेस में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ केसेस में जॉइंट सिम्टम्स प्रीडोमिनेट होते हैं, कुछ केसेस में जॉइंट सिम्टम्स प्रीडोमिनेट या मेन ना हो के स्किन सिम्टम्स प्रीडोमिनेट होते हैं, कुछ में किडनी इन्वॉल्व होती है, कुछ में किडनी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो एसएलई को ग्रेट इमिटेटर भी बोला जाता है। जैसे एसएलई, कई पेशेंट एसएलई के क्या होते हैं इनिशियली, वो ट्रीट हो रहे होते हैं लाइक प्लूरल इफ्यूजन, चेस्ट में पानी आ गया है, तो टीबी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, या फिर किसी किडनी खराब हो रही है तो एक अलग तरीके से किडनी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, हार्ट हो रहा है तो अलग तरीके से हार्ट का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ब्लड एनीमियाज हो रहे हैं, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये ग्रेट इमिटेटर है। मतलब कोई भी तुम, आप कोई भी डिसीज बोलोगे तो उसमें नैरो डाउन पे आओगे तो एक एसएलई ऑलमोस्ट हर चीज में डीडी बन जाती है। तो एसएलई क्या बहुत हेटेरोजीनियस प्रॉब्लम है, बहुत क्लासिकल बुकिश प्योर बुक जैसे भी प्रेजेंट कर सकती है, और हो सकता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट प्रेजेंट करे। कई बार एसएलई बहुत पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन, मींस एसएलई बस फीवर है, जा नहीं रहा, फीवर है, जा ही नहीं रहा। कई बार ऐसे ऐसे भी प्रेजेंट करती है जैसे फीवर ही आ रहा है बस, और वो एसएलई होती है, पता चलता है। सो मीन्स सिम्टम्स वरी करते हैं ऐसे लिए। वेरी करते हैं, और इसका एक हेटेरोजेनियस बोलने का यही मतलब है, आप ये नहीं बोल सकते बस ऐसे ही आएगी। वो हम यस। आपको रेंज बता दिए हैं, और मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, इतने ऑर्गन के साथ इतनी आ सकती है, ये ऐसे हो सकता है। तो ये है कि कोई भी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर या मोर देन टू सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें हो रहा है, दो से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ और नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कुड बी ए डीडी। इससे ग्रेट इमिटेटर भी बोलते हैं इसको। ग्रेट इमिटेटर। हम्म। सर देन व्हाट वुड बी द डायग्नोस्टिक टेस्ट? स्पेसिफिक कोई टेस्ट होता है इसका? ये क्लिनिकल है, बहुत मतलब इसमें क्लिनिकल, मतलब आपकी हिस्ट्री, आपका दूसरे डिसीज का रूल आउट हो गया है, आपकी हिस्ट्री, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ एग्जामिनेशन, इन सब को मिला के एसएलई को डायग्नोज किया जाता है। और कॉमनली पब्लिक डोमेन पे जो गलती ना हो, स्टडीज के लिए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया गया है। तो उसमें जैसे मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो सिस्टम इन्वॉल्व होने को, जैसे जॉइंट पेन के अलग कुछ मार्क्स दिए गए हैं, स्किन के इन्वॉल्वमेंट के कुछ अलग मार्क्स दिए गए हैं, ब्लड कम होने के अलग मार्क्स दिए गए हैं, किडनी फेल होने के अलग मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, सीने में पानी भरने पे, मतलब चेस्ट के चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ पानी भरने पे, हार्ट के चारों तरफ पानी भरने पे अलग मार्क्स दिए गए हैं। तो ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा एक क्लिनिकल एरिया आता है। फिर एक लैब एरिया आता है, जिसमें जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसमें एएनए टेस्ट वगैरह होते हैं। तो लैब के बारे में, हाँ, जैसे एएनए के बारे, एएनए टेस्ट होता है, एंटी डीएसडीएनए टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं इसमें, C3 C4 वगैरह। तो उसके बारे में मैं एक बार बाद में बताऊंगा, जब एसएलई के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में आगे जाना चालू करेंगे। तो ये टेस्ट हो गए। तो इन सब के साथ में एसएलई की डायग्नोसिस बनाई जाती है। सर उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा सर, एक बटरफ्लाई शेप्ड रैश जो है वो फीमेल्स में काफी देखा जाता है, एसएलई जिनमें होता है। सर हम्म। इसका मीन्स इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये समझिए कि प्रॉब्लम हो कैसे रही ना। जैसे सबसे पहले तो इसको एसएलई का मतलब होता है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है। तो एक वर्ड आता है लूपस इसमें से, है ना। तो इसका स्टार्टिंग अगर अपन जाएंगे, ट्रैक करना चालू करेंगे, तो मिडीवल पीरियड से, एकदम मिडीवल पीरियड से कुछ डिस्क्रिप्शन मिलते हैं जो साइंटिफिक नहीं है, स्टोरी टेलिंग में भी है, और लोकल फोक लॉट्स वगैरह है। तो उसमें है कि किसी किसी के पाँव में गहरे गहरे घाव बन जाते थे जो ठीक नहीं होते थे। तो वो डिसीज ही ठीक नहीं होती थी, तो उसको वो डिसीज नहीं, उसको ये बोलते थे वुल्फ,
कि ऐसा लगता था जैसे कि भेड़िया के काट लिया है। तो वो जो उस एरिया को बोलते थे वुल्फ लेजर या वुल्फ टाइप का अल्सर हो रहा है। तो वुल्फ को लैटिन में लूपस बोलते हैं। सो फिर क्या होता है 1230 में 1230 पे 1230 में जब जाते हैं तो वहां पे रॉगरिस करे कोई साइंटिस्ट है जो पहली बार साइंटिफिक लिटरेचर में स्किन के इस टाइप के लीजन्स पे जिसमें स्किन पे एग्रेसिव लेजन दिखे, उसको उसने लूपस का नाम दिया। ठीक है। फिर इसको बाद में पहले फेस को लेके नहीं आया, फिर बाद में फेस को लेके इन्वॉल्वमेंट होना चालू हुआ। तो इसमें जैसे ये फेस है, तो यहाँ पे ये बेसिकली सनलाइट जहां जहां पड़ रही है तो हमारे चेहरे पे पड़ी रही है। और चेहरे का चेहरा अपना इस टाइप का है, तो जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ से रैश पूरा यहाँ तक आता है। और भी रैश आ सकते हैं, तो एक पूरा फैला फैला रैश ऐसा लगे जैसे बटरफ्लाई अपने पंख फैलाई हुई है। तो वो जो रैश होता है इसको बटरफ्लाई रैश या मलार रैश कहते हैं। और ये नाक का ये जो हिस्सा होता है इसको नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं, इसको यूजुअली टच नहीं करता है। तो ये हो गया एक बटरफ्लाई रैश का। ठीक। वैसे ही एसएलई में और भी रैश होते हैं, बॉडी में अलग अलग दाने हो सकते हैं। ठीक है। स्किन जो है, उंगलियां जो हैं, उसकी जो खून की नलियां हैं वो अचानक से सिकुड़ जाती है तो लाल सफेदपन आ जाना, क्योंकि खून नहीं पहुंच रहा है तो वाइट हो गया। फिर बहुत देर तक खून नहीं आ रहा है तो जैसे दम घुटने पे आदमी नीला पड़ने लगता है, नीला हो जाना जिसे साइनोसिस कहते हैं। फिर रिलीज करना तो वापस से रेड हो जाना, तो इसको रैनॉट्स कहते हैं। तो हाथ में रैनॉट्स होना चालू हो जाना, कि जैसे ही ठंड का एक्सपोजर हुआ हाथ सफेद लाल हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, हाथ पे कलर चेंज हो जा रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। ठीक। स्किन में अलग अलग रैश हो रहे हैं, टिप में अल्सर हो सकते हैं, बॉडी में चेहरे पे ये सब आपके दाने आ सकते हैं। ठीक है। बाल वगैरह जो है ना वो झड़ना चालू हो सकते हैं, जैसे अचानक से बाल झड़ना तेज हो जाना, तो ये सब इसके डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें कुछ फोटोज हैं आपको अंकित मैं भेज रहा हूँ, इसको जरा एक बार शो करिए जरा। ओके सर। सर इज से इट आप, विजिबल? हाँ हाँ, इट इज विजिबल। और थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं अपन। यस सर। ठीक। तो ये यहाँ से मेरे साथ ट्रैक करो आप। ये देखो यहाँ से आप सब देखने की कोशिश करिए कि यहाँ से आप जो जा रहे हैं तो देखिए स्किन जो ये है, आ, हाँ, तो ये जो है यहाँ से जब आप देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक है ना, आपको एक रैश नजर आ रहा है अलग सा, मतलब समझ में आ रहा है, स्किन स्किन टोन अलग है। ये फोटो और यहाँ पे भी गौर करोगे तो ये रैश नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ बोला था इसको नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं, तो नाक के इस हिस्से में देखो रैश नहीं है। करेक्ट। और यहां ओके। से यहां तक आप रैश देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बटरफ्लाई आके आपके नेजल ब्रिज पे बैठ गई है, जो चिक्स को या गाल को भी इन्वॉल्व कर रही है कंटिन्यूअस फैशन पे। ठीक। वैसे ही ये यहाँ पे हेड पे ये अलग से आप एक अलग टाइप के रैश देख रहे हो। और ये जो है इस फोटो में इतना वो नहीं हो पा रहा, नहीं तो यहाँ पे भी रैश थे। आगे चलाइए जरा, आगे करिए जरा। और देखिए जैसे ये मुंह में ये जो ना सामने का, इसको पैलेट बोलते हैं, तो ये हार्ड पैलेट है। तो यहाँ पे इरिदमा या लाल कलर के निशान पड़ रहे हैं, इसको कई लोग अल्सर समझ लेते हैं। ये पेनलेस होता है, पेनफुल यूजुअली नहीं होता, परंतु अगर इन्फेक्शन हो गया तो पेनफुल भी हो सकता है। तो इसको पेलेटल इरिदमा वगैरह बोलते हैं। तो इस टाइप का चेहरे पे निशान आना चालू हो जाता है। आगे दिखाइए जरा। ये आप इसको थोड़ा सा जूम करिए, है ना। तो आप, मैं चाहूंगा आप सब ना उंगलियों पे ध्यान दें, है ना। तो मैंने बताया था कि इसमें रैनॉट्स फिनोमेना जैसी भी चीजें होना चालू हो जाती हैं। जैसे ये ब्लड वेसल आ रही है, यहाँ से ब्लड वेसल आ रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये पूरी ब्लड वेसल्स आ रही है नॉर्मली। ये पहले मेरे हाथ में समझिए ऑक्सीजन आ रहा है, नॉर्मल उंगली है। इस केस में जो ब्लड वेसल्स है कोल्ड टेम्परेचर होके या वाइब्रेशन मिले तो एकदम सिकुड़ जाती है। तो जब वो सिकुड़ जाएगी तो पहले वो सफेद हो सकता है, वो एरिया नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कलर है ये वाइट हो रहा है, इसको पैलर बोलते हैं। ज्यादा देर तक अगर सुकड़ी रहेगी तो जैसे किसी का दम घुटता है तो वो नीला होना चालू पड़ जाता है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे ब्लू कलर की साइनोसिस हो रही है, ये ब्लू कलर की साइनोसिस हो रही है। ठीक। और बाद में जब वापस से ब्लड जाना चालू होता है तो ये रेड कलर में आना चालू होता है, तो इसको रेडनेस कहते हैं। तो इस टाइप से ये उंगली में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। तो आपको वाइट, वाइट ब्लू रेड इतना तो होगा ही, इसके साथ में क्या होगा लंबे समय तक होगा तो ये टिप पे यहाँ पे अल्सर होना चालू हो जाते हैं। और क्या हो सकता है, जो ये नस है ना, ये नसें दबेंगी, न्यूरॉन्स दबेंगे, तो आपको उंगलियों में झंझनाहट भी होगी। तो इस टाइप के लीजन्स एसएलई में हो सकते हैं। और आगे दिखाइए जरा।
चेंज करिए इसको जरा। तो और ये जो यहाँ पे कलर उतना अच्छे से आ नहीं पाया है, लेकिन ये जैसे आप देखोगे ये उंगली है, ये एक्चुअल में रेड है यहाँ से, ये रेडनेस पे है, ये रेडनेस पे है। ये जो नक्कल्स हैं ये नॉर्मल कलर के हैं, ये नक्कल्स नॉर्मल है, ये देखिए। और यहाँ पे ये वाइट हो रहा है, ये रेड हो रहा है, यहाँ पे ये डार्क रेड हो रहा है, ये रेड हो रहा है। तो ऐसे करके रिलेशन स्किन पे आ रहे हैं, ये सब रियल पेशेंट्स हैं। आगे दिखाइए जरा। ये देखो जैसे ये एसएलई का एक पेशेंट है, और बाल आप देख रहे हैं इनके, बाल झड़ना चालू हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, इसको नॉन स्कारिंग, अभी ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो उसके हेयर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर ये एसएलई में एक लेशन ऐसा भी होता है जहां पूरा स्कार बन जाए तो उसमें बाल नहीं आ पाते। तो ऐसे बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। और ये जो बाल से आप ये जो हेयर देख रहे हैं पीछे के, ये देखिए कितने ब्रिटल और पतले लग रहे हैं, इनको लूपस हेयर कहते हैं। ठीक है, आगे है कुछ। और ऐसे करके कभी कभी वेस्कुलाइटिस होने लगती है, ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है। तो देखो ये स्किन में जैसे बम्प बना हुआ है रेड कलर के, तो एक बम्प बनना चालू हो जाते हैं रेड कलर के, इनको परप्यूरास कहते हैं। तो ये सब एसएलई में प्रॉब्लम हो सकती हैं। इनको जब आप छुओगे तो आपको महसूस होगा, क्योंकि बम्प है, इसलिए इनको पाल्पेबल परप्यूरा कहते हैं। ओके। तो ये जो होता है ये वेस्कुलाइटिस आपके ब्लड वेसल्स में सूजन की वजह से। एसएलई में एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका प्लेटलेट कम होने लगता है बहुत ज्यादा। तो प्लेटलेट कम होने पे भी परप्यूर आएंगे, लेकिन वो पाल्पेबल या टच करने पे नहीं आएंगे। तो इस तरीके से एसएलई विभिन्न तरीकों से स्किन को प्रभावित करता है। और कुछ है इसमें? हाँ, ठीक। और जिस आगे आप पहले सवाल पूछ लीजिए, फिर ये टेस्ट वगैरह के बारे में बताता हूँ मैं, है ना। यस। हम्म। यस सर, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में तो बता दिया, हमने इमेजेस में भी देख के काफी समझ आया। सर मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगा कि फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है और पेशेंट कैसे पहचान सकता है कि फ्लेयर अप आ रहा है। पेशेंट ही सबसे पहले एक्चुअल में पहचान सकता है क्या होता है। एसएलई इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, इसमें आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, थकावट है, जॉइंट में पेन हो रहे हैं, चेहरे पे रैश आ सकता है। आपको एसएलई ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसको न्यूरोसाइकेट्रिक एसएलई कहते हैं। मतलब पेशेंट क्या होता है, वो लिटरली वो उसको कंफ्यूजन होने चालू होते हैं, सीजर्स झटके आ सकते हैं, किडनी इन्वॉल्व होने से पाँव में सूजन वूजन आना चालू हो सकती है, बीपी बढ़ना चालू हो सकता है। तो होल सोल एसएलई का पेशेंट जो होता है वो फ्लेयर अप इसलिए होता है कि एसएलई एक क्रोनिक प्रॉब्लम है। और यूजुअली फ्लेयर अप का क्या है, बाइस एसएलई इटसेल्फ, एसएलई इतनी एग्रेसिव प्रॉब्लम है कि फ्लेयर अप हो सकती है वो बार बार अपने आप एसएलई के नाम से। तो ये एक और चीज है, मैंने जो प्रैक्टिस में पाया, मोस्ट कॉमन रीजन नॉन कंप्लायंस ज्यादा रहता है। मतलब पेशेंट क्या है, ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको लंबे समय तक अच्छा लगने लगा, वो विदाउट एनी वो सलाह लिए वो अपना आप दवाइयों की डोजिंग, कुछ दवाइयां 2 टैबलेट मॉर्निंग में, 2 टैबलेट रात में होती है। अब उनको क्या लगता है पिल बर्डन है तो सही, बिल्कुल इतनी दवाइयां खानी है। तो वो क्या बोलते हैं, अब सब ठीक चल रहा है, काम करते हैं, दो का ना तीन गोली कर, चार की तीन गोली कर देते हैं, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अब और अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अब दो कर देते हैं। तो जो नॉन कंप्लायंस होता है वो भी एक फ्लेयर अप का कारण होता है। तीसरा, एसएलई को जो सनलाइट है ना, मतलब एसएलई में जितना ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है उतना यूवी लाइट प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। यूवी लाइट जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है, वो पूरी ऐसे केवल स्किन को नहीं, सोचने को लगेगा बस स्किन में एसएलई प्रॉब्लम लगेगा, ये एसएलई मतलब सिस्टमिक। तो लूपस का सिस्टमिक पार्ट मतलब बॉडी का सिस्टम ओवरऑल इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप जैसे आपको सडनली मतलब उसमें सनस्क्रीन वगैरह लगानी होती है, अपने आप को कवर करके भी रखना होता है। जो ड्रेस वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह, वो डार्क ज्यादा नहीं पहनने होते हैं, बिकॉज वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट लाइट क्लॉथिंग करनी होती है। तो अगर सनलाइट वगैरह में एक्सपोजर बढ़ रहा है तो भी ये फ्लेयर अप कर सकता है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये फ्लेयर अप कर सकता है। तो डेफिनेटली और एसएलई में ये क्वेश्चन पूछना अच्छा भी है, क्योंकि एसएलई में क्या होता है, बीच में फ्लेयर अप्स हो सकते हैं। तो उन, हाँ, लेकिन आप ऑब्जर्व जैसे ही आप करोगे आप तुरंत सलाह लीजिए, तो ये कंट्रोल होता है। ठीक है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रेस, टेंशन या नींद की कमी लूपस फ्लेयर को ट्रिगर कर सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो हो सकता है जैसे नींद इंसोम्निया हो रहा है, पेशेंट डिप्रेशन पे आ रहा है, या पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, पेशेंट इरिटेबल हो रहा है, ठीक है। तो एसएलई इटसेल्फ कैन इन्वॉल्व योर ब्रेन, दैट इज नोन एज एनपीएसएलई, न्यूरोसाइकेट्रिक एसएलई। ओके, तो हो सकता है फ्लेयर अप का साइन हो, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं तो एसएलई डेफिनेटली फ्लेयर अप हो सकती है। स्लीप deprivation, स्मोकिंग, अल्ट्रावायलेट रेज, non-compliance, okay, all these things can involve, can flare up the SLE.
सर आपने जैसे कि बताया ये एक सिस्टमिक एंड डिसऑर्डर ओसीपी है। एंड यस सर। ओसीपी जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल वगैरह, क्योंकि एसएलई में क्या होता है, कई मेडिसिन एसएलई में आसानी से प्रेगनेंसी इतनी आसानी से वो नहीं होती, एसएलई इज अ रिस्की प्रेगनेंसी, तो उसे बहुत सिस्टम के साथ, मतलब बहुत तरीके से ऑब्जर्व फॉलो अप करके हम उनको वहां पे प्लान बताते हैं। तो उसमें जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें जो मतलब कंट्रासेप्शन मेथड का यूज करना पड़ता है, और यूजुअली रिप्रोडक्टिव यंग एज ग्रुप की फीमेल्स में भी एसएलई ज्यादा होती है। तो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं, और अगर उसमें ओसीपी है तो दैट कैन आल्सो फ्लेयर अप योर एसएलई। सो जब वो फ्लेयर अप होता है तो उसके मल्टीपल कारण होते हैं ना, तो उसमें स्ट्रेस हो गया, जो आप बता रहे हो वो सब है ही है। हम्म। सर अगर डिजीज कंट्रोल में है तो क्या हम मेडिसिन धीरे धीरे कम कर सकते हैं एसएलई में? ये जो रिकमेंडेशन है वो है कि वंस यू अचीव, क्योंकि हम लोग इसमें रिमिशन और लो डिसीज एक्टिविटी चाहते हैं। रिमिशन मतलब आप ऐसा समझो कि हमने दवाइयों के साथ वो पूरा नॉर्मल है, दैट इज रिमिशन एक तरीके से। उसके लिए हमारे पास कुछ नियम है, हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है लो डिसीज एक्टिविटी, वो लो डिसीज एक्टिविटी भी एक्सेप्टेबल है कि भाई इतनी अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तुम लो डिसीज एक्टिविटी ले आए। तो उसके बावजूद ये बोला कि आपको 3 to 5 years हमको कंटिन्यू करना है। 3 to 5 years के बाद में आपको देखते हुए हो सकता है आपका ट्रीटमेंट में थोड़ा डी एस्केलेशन किया जाए, या कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने अर्ली हमारे पास पहुंच गए, ट्रीटमेंट कितना प्रॉपरली लिया, और प्रॉब्लम क्या है। अभी रूमेटोलॉजी और पेशेंट का रेशियो बहुत डिस्पैरिटी में है, तो यूजुअली पेशेंट आते आते लेट हो जाता है कई बार। ओके, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा है कि हाँ एसएलई में ये हो सकता है, परंतु उसमें कई फैक्टर है, ऐसा सोचना नहीं है कि दवाई बंद ही हो जाएगी, और ये भी नहीं सोचना कि चलती रहेगी, है ना। सर जैसे कि आपने बताया था रुमेटॉइड अर्थराइटिस में हम मेथोट्रेक्सेट आप लोग फर्स्ट लाइन यूज करते हैं। सर एसएलई में भी कोई फर्स्ट लाइन होता है या फिर डायरेक्टली स्टेरॉइड्स पे हम पेशेंट को रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये ऐसा है ना, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली रोमेटाइड आर्थराइटिस में जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, मोस्टली ना, तो जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम फिर कैलकुलेट करके मीथोट्रेक्सेट एंकर मेडिसिन बोल दिए। एसएलई अभी आपको बताया बहुत हेटेरोजेनियस प्रॉब्लम है, अगर एसएलई माइल्ड है, स्किन और जॉइंट बस को इन्वॉल्व की है, तो स्टिल मीथोट्रेक्सेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। यू गॉट माई पॉइंट। अगर यस। एसएलई किडनी इन्वॉल्व कर रही है, तो वहां पे माइक्रोफिनलिक मोफेटिल और साइक्लोफॉस्फामाइड और बोथ और डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एसएलई का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, वो ऑर्गन बहुत रिस्की लेवल पे इन्वॉल्व है कि मॉडरेट लेवल पे इन्वॉल्व है। तो एसएलई में हर एक डिसीजन लेना पड़ता है। एसएलई में देयर इज नो डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन कि ऐसे हो जाएगा तो ये लेना है, वैसे हो जाएगा तो वो लेना है। तो एसएलई में डिफरेंट मेडिसिन यूज होती हैं। एसएलई में कॉमनली माइक्रोफिलिक मोफेटल नाम की एक दवा होती है, वो पेशेंट्स को कॉमनली वो कई कई डिसीज को कवर कर लेती है, तो उसमें वो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। तो जिनको एसएलई होगा, अगर वो पेशेंट देख रहे होंगे, तो हाँ उन पे मोफेटल यूज हो रही है, क्योंकि उनको उस दवाई की उस समय जरूरत थी। कहीं कहीं मीथोट्रेक्सेट से भी काम हो जाता है, कहीं कहीं साइक्लोफॉस्फेटामाइड नाम का एक इंजेक्शन देना पड़ता है, कई कई जगह पे बायोलॉजिकल देना पड़ता है, रिटुक्सीमाब या अदर चीजें, कई जगह कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो SLE is not so simple कि we can say कि this is a treatment, we have to go like this way, और that is a treatment, we have to go like that way। क्यों? हमको टॉक्सिसिटी, हमारा टारगेट क्या है, रिमिशन, डिसीज कंट्रोल में जाए, और कोई ड्रग टॉक्सिसिटी ना होने पाए, तो हम वैसा चालू करते हैं, ठीक है। सर जैसे कि आपने अभी बताया हम एसएलई में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का भी यूज करते हैं। सर जैसे कि टीबी होता है। सर टीबी जो है वो फिर से वापस आ जाता है अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, तो एसएलई पेशेंट में टीबी का क्या होता है? नहीं, टीबी रीएक्टिवेशन किसी भी इम्यूनोसप्रेशन में हो सकता है, और ये इम्यूनोसप्रेशन ऐसा है क्योंकि आपको हाइपर इम्यूनिटी है। तो व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट, लॉजिकल आंसर इज इम्यूनोसप्रेशन। उसका वर्ड का अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल इम्यूनिटी से अगर आप इम्यूनो सप्रेशन करोगे तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे, आपको टीबी रीएक्टिवेट हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट ना। आप यस। हाइपर इम्यूनिटी से इम्यूनो सप्रेशन कर रहे हो, डेफिनेटली रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी के चांसेस हैं, परंतु उतने नहीं है जितने नॉर्मल पेशेंट को हैं। एक मतलब नॉर्मल पेशेंट पे अगर हम इम्यूनो सप्रेशन दवाई चला दे तो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हम एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग करते हैं टीबी की। अगर बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, अगर उसमें हमको लगता है कि इसमें चांसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टीबी है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट और हम मिलकर सलाह लेते हैं, और अगर हुआ तो उसको प्रोफाइलेक्सिस मींस रीएक्टिवेशन ना हो उसका ट्रीटमेंट के साथ में चला देते हैं। तो होल सोल देयर इज अ चांसेस ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 100%, बट देयर आर द मेथड्स
तो मिटिगेटेड मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें अपन एक्सटेंसिव वर्कअप करते हैं, बीच बीच में उनका चेस्ट एक्सरे कराते रहते हैं, आगे जांचें होती है, अगर वो कुछ हमको डाउट होता है तो हम प्रिकॉशनरी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। SLE इज अ कंडीशन इन विच ना अगर इम्यूनोसप्रेशन रिक्वायर्ड है तो प्लीज गो फॉर द इम्यूनोसप्रेशन, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस डिसीज। अगर ट्रीट नहीं हुई तो, अगर ट्रीट नहीं हुई तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे मैं आपको सिंपल सा डाटा दिया था, 50 से पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था ट्रीटमेंट का। तो 3 ईयर सर्वाइवल ही आपका, मतलब 3 ईयर जो मोर्टिलिटी है वही आपकी 50 to 60% हो रही है। ओके, तो ऐसे यू गॉट माय पॉइंट ना। तो इसमें इम्यूनोसप्रेशन वगैरह देना होता है, और उसमें अलग अलग इम्यूनोसप्रेशन होते हैं। रीएक्टिवेशन कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस के लिए हम लोग स्क्रीनिंग, एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग करते हैं। और ये आपका अच्छा भी सवाल है कई बार, क्योंकि पेशेंट क्या होता है बेचारा, एक तो इतना कॉम्प्लिकेट, इतनी मुश्किल से उसकी डायग्नोसिस बनती है, फिर इसके टेस्ट भी रेयर होते हैं। तो रेयर टेस्ट है तो ऑब्वियसली महंगे टेस्ट होंगे। फिर फ्रिक्वेंट टेस्ट होते हैं, पेशेंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में भी होता है, केवल पैसे की बात नहीं है, रिकरेंट जो आपका नीडलिंग हो रही है उससे भी प्रॉब्लम रहती है उसको। सो SLE में पेशेंट को भी समझना पड़ता है कि हम इतना टेस्ट क्यों करा रहे हैं बार बार, क्योंकि देयर इज लॉट्स टू, हमको बहुत कुछ देखने के लिए, दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, दूसरा कोई इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं हो रहे, तीसरा आपकी डिसीज कंट्रोल हो रही है कि नहीं। तो उसमें इसलिए प्रॉब्लम है। तो SLE के मैनेजमेंट में मतलब केवल दवाई इम्यूनोसप्रेशन या SLE के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए तो अच्छे से रिस्पॉन्स आता है। प्रॉब्लम यही है कि ये बिकॉज ये कॉस्टली ट्रीटमेंट हो जाता है अल्टीमेटली, ये जो है सच्चाई है सो है इसमें। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका डायग्नोसिस जो है वो मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसके डायग्नोसिस में सालों लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी जांचें हैं जो भरोसेमंद है, जैसे कि MRI, एक्सरे, HLA-B27, ब्लड हाँ। टेस्ट? अंकित, इसमें ब्लड टेस्ट से मतलब होता सब कुछ है, लेकिन SLE में ब्लड टेस्ट की अच्छी इंपॉर्टेंस है। और ब्लड टेस्ट वगैरह 1948 के बाद ये सिस्टम चालू हुआ था। हम ऑटोमेटिक के सिग्नेचर देख रहे हैं कि क्या क्या सिग्नेचर मिल सकते हैं, कि है कि नहीं वहां पे। तो उसमें जैसे एक टेस्ट होता है ANA टेस्ट, पहले नाम इन्यूमरेट कर देते हैं ना, ANA टेस्ट। कई पेशेंट, कई लोगों ने सुना भी होगा और कई मेडिकल के जो होंगे वो भी जानते होंगे कि ANA टेस्ट है, बस इतना समझ रहे हैं शुरू में। दूसरा क्या है, ANA प्रोफाइल है, कि ANA टेस्ट में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव, क्योंकि डिफरेंट SLE इज डिसीज, आप बोल सकते हो कि एक बैग है, उसमें आप जितनी पॉसिबल एंटीबॉडीज डाल सकते हो वो एंटीबॉडीज डाल दो, बैग पैक कर दो, वो डिसीज का नाम SLE है। यू गॉट माय पॉइंट ना, ये SLE का यस। मतलब होता है। तो ANA प्रोफाइल में मल्टीपल एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज वगैरह को देखते हैं। फिर क्या होता है, एक एंटी DS DNA, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, तो एंटीबॉडी DNA के अगेंस्ट में जो बन रही है उसका लेवल हम लोग चेक करते हैं कि लेवल बढ़ा है घटा है, उसके आधार पे मतलब डिसीज की एक्टिविटी एसेस करते हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट के टेस्ट होते हैं C3 C4, इससे डिसीज एक्टिविटी बढ़ रहा है घट रहा है, सपोर्ट के डायग्नोसिस। ब्लड कम होने लगता है तो ब्लड कम जिस एंटीबॉडी की वजह से होता है उसको, उस एंटीबॉडी को चेक करते हैं। तो इतना सारा बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बस जस्ट वन बाई वन मैं कुछ जाना चाहूंगा। आप इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट जरा खोलिए। यस सर। इज इट विजिबल? पहले इसको तो इसको आगे बढ़ाइए, ANA पे लेके आइए जरा पहले, है ना। आगे आइए, हमने स्लाइड से आप बढ़ाते जाओ ना, मैं बता दूंगा, आप बढ़ाते जाओ मैं बता दूंगा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और आगे आइए। हाँ, देखो, हाँ सेकंड लास्ट में, हाँ जिसमें थे आप लास्ट में। देखिए, जो पहला जो स्क्रीनिंग है, एक पेशेंट आया, मेरे को पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू लगी। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या, अगर टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया तो क्या, क्योंकि SLE क्या है, SLE नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन में भी कुछ 5% लोगों को ANA पॉजिटिव हो सकता है, एक अलग टाइटर में, उसकी बात अलग करेंगे। मतलब ANA पॉजिटिव हो सकता है कॉमन पब्लिक। तो देखो ANA में क्या होता है, ANA अगर आप रैंडमली करा रहे हो वो पॉजिटिव आ रहा है तो पेशेंट के लिए भी हेडेक है और जनरल फिजिशियन के लिए भी हेडेक है। और कई बार वो हमारे पास पेशेंट आता है, फिर हम उसको आप मतलब हमको उसको क्यों कराया ये पूछने पूछने जाते हैं, क्योंकि क्यों, मतलब नॉर्मल पब्लिक में भी 5% में होता है, समझ में आया ना। तो ये जो ANA में आप इधर देख रहे हो, IFA जो लिखा है, ANA क्या है, एलाइसा मेथड से भी होता है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड से भी होता है, और दोनों ही कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो पेशेंट कई बार क्या होता है, ANA वहां से करा लिया, वो एलाइसा मेथड से पॉजिटिव आया है, तो हम लोग जो वो मेथड हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मानते, क्लियर हुआ ना। तो वो क्या, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें आगे डिटेलिंग मिलती नहीं। तो ANA जब भी कराएं, ये हम इसमें नहीं जाएंगे, ANA जब भी कराएं वो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड से कराया जाता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पेशेंट आता है वो एलाइसा से करा के आता है, फिर से मैं ANA भेजता हूँ,
उसको लगता है मेरा दो दो बार एएनए टेस्ट करा रहे हूँ, डबल पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये मेथड है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जबकि कॉमनली लोग एलाइसा करने लगते हैं। दूसरा जो एएनए में ये जैसे टाइटर लिखा है ना, टाइटर का मतलब ये चीज होता है कि एएनए टेस्ट पॉजिटिव है, उसमें आप पानी मिलाते जाओ, कितना पानी मिलाने के बाद भी पॉजिटिव रहा उसको टाइटर बोलते हैं। मतलब जैसे एक ग्लास है, उसमें शक्कर रखी हुई है, उसमें पानी मिलाते जाओ, जब तक शक्कर दिख रही है, पूरी घुल नहीं गई, तब तक बताओ, जहां उसमें 3 ढक्कन पानी मिलाने पे भी शक्कर थी, है ना। तो ये जो टाइटर है ये वो बताता है, तो टाइटर जितना ज्यादा होते जाएगा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर। दूसरा इसमें क्या रहता है, दो तीन चीजें और होना चाहिए कि इसका मतलब ये जो टेस्ट है इसका पैटर्न क्या है वगैरह। तो एएनए टेस्ट आप समझो, एएनए आईएफ मेथड या इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड या एएनए कॉमनली नहीं करा लिया जाता। अगर डॉक्टर एएनए लिखा है तो आपको पूछना है किस मेथड से कराना है, अगर वो लिखा है। ठीक है, दैट इज एएनए। दूसरा चलिए एंटी डीएसडीएनए में चलते हैं। और पीछे आइए, अब इसमें आते हैं ना से अगला जो था। दिस वन सर। नो नो, नेक्स्ट आगे वाला जो था। ये ना। हाँ, तो देखो जो डीएसडीएनए है इसमें क्या होता है, हम डीएसडीएनए कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। एक ये टेस्ट है, आपका न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए, उसके एंटीबॉडी चेक करना है। वो हमको हेल्प करता है कि इसके डायग्नोसिस में भी, और ये कितना प्रॉब्लम, मतलब इसको कितना एग्रेसिव है। अभी मैंने बताया एएनए जो हम कराते हैं वो एलाइसा से नहीं कराना है, और एंटी डीएसडीएनए एलाइसा से कराना है। यू गॉट माय पॉइंट। एएनए आईएफ में क्या लिखा था, पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखो नंबर डले हुए हैं, 200, 300, 800। ओके। तो एलाइसा से क्यों कराएंगे, क्योंकि नंबर मिलेगा और वो नंबर हमको इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, देखो आप मेथोडोलॉजी में ही डिफरेंस हो रहा है ना। तो ये दूसरा टेस्ट कराते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसको इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से करा के आ जाते हैं। ये सेकेंड है। तीसरा अब एक एएनए प्रोफाइल डालिएगा आगे, इसको 3 स्लाइड आगे रखिए, लाइए ये सेकेंड नंबर, और आगे 12th। हाँ, अब एएनए पॉजिटिव आ गया, हाँ एएनए पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे हम एक प्रोफाइलिंग भेजते हैं। ओके। ये प्रोफाइल में ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा दिख रहा है, ये सब एंटीबॉडी के नाम है। राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो रिपोर्ट कैसा आता है, नेगेटिव हो सकता है या बॉर्डर लाइन, या पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो उसमें भी इंपॉर्टेंस होता है कि हम इसको कैसे पकड़े, तो ये भी अलग अलग मेथड से होता है। तो ये देखो जैसे लाइन इम्यूनो से लिखा है LIN, इस मेथड को हम प्रेफर करते हैं। तो जब भी आपको रोमेटोलॉजिकल टेस्ट SLA में लिखा जा रहा है, तो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड फॉलो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया ये टेस्ट का। और एक बस दिखाने के लिए है, पीछे ले आइए स्लाइड को जरा, और पीछे ले जाइए। हाँ, एक जैसे ये ज्यादातर हम पेशेंट को DCT लिख देते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो है डायरेक्ट कोम्स टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है, आपका ब्लड अगर कम हो रहा है तो वो SLE की वजह से हो रहा है कि नहीं, उसके जानने के लिए होता है। तो ये कुम्स टेस्ट कराया जाता है, इसमें जानने का विशेष नहीं है। बस नाम, अगर आपको क्यों कराया गया, तो आपका खून कम हो सकता है कि नहीं, या है कि नहीं, देखने के लिए। ये भी एक एंटीबॉडी, जैसे मैंने बताया SLE इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज, ये भी एंटीबॉडी है। आगे और चलिए जरा। और हाँ, तो जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आप फ्लेयर फ्लेयर कैसे पहचानते हैं, तो रिपोर्ट वाइज जैसे C3 C4 है, इसका लेवल अगर कम होने लगे तो हम ये फ्लेयर में जा सकता है। जो डी एंटी डीएसडी ने मैं आपको दिखाया था, उसका लेवल अगर बढ़ने लगे तो फ्लेयर अप में जा सकता है। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस which is primarily focused for SLE section per se. एक्चुअली। So SLE is involving multiple organ, that's why multiple tests can be done or could be asked. हम्म, ठीक। सो सर, आपने फिर डायग्नोसिस भी कवर कर लिया एंड मेडिसिन भी लगभग बता ही दी। सर, नेक्स्ट मैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे कि अन्य बीमारियां रही है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब चीज़ों में हमने फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज होता है, तो क्या एसएलई में भी एरोबिक एक्सरसाइजेस का कोई महत्व है? हाँ, ये अपन इसको पूरा ही पता। तो एक्चुअल में ये इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, जब SLE हुआ ना, स्टार्टिंग से जब चालू हुआ, तो SLE को जैसे अपन ने लूपस बोला, लूपस मैंने बताया वुल्फ। वुल्फ का मतलब क्या, वो ये मानते थे जैसे भेड़िया स्किन काट के लेगी, एक ये बीमारी जिसमें स्किन में भेड़िया बैठ गया मोटा मोटा। तो पहले ट्रीटमेंट में क्या करते थे, ये तक ट्राई किया गया, जो चिकन होता है उसका फ्लैशेस को वुंड में लगा देते थे, और सोचते थे जो वुल्फ है वो चिकन को खाने लगेगा तो फ्लैश बच जाएगी। तो ऐसे की ट्रीटमेंट वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है।
फिर उसके बाद में जैसे अभी नॉन फार्माकोलॉजिकल में अभी मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेस या सनलाइट से बचना जरूरी है। तो सनलाइट से बचना जरूरी है। तो उसमें क्या होगा, आपको सनस्क्रीन वगैरह लगाना है, सनस्क्रीन अम्ब्रेला लगाना। में। आप सरप्राइज हो जाओगे, 1903 पे एक नोबेल प्राइज मिला था। वो नोबेल सर फ्रिनमैन या समथिंग कुछ नाम था। वो फिनमैन लेंस बनाया था, एक लेंस जिससे सनलाइट से वो लेंस क्रॉस कर देते थे और वो अल्ट्रा वायलेट जैसा स्किन पे हिट करता था। तो लूपस वल्गैरिस एक बीमारी होती है जो टीबी के जैसे होती है। तो टीबी उससे क्योर हो रही थी, और उस समय इस चक्कर में लूपस जो एसएलई है उसमें वो अल्ट्रावायलेट रेस यूज भी हुई है। और ही गॉट अ नोबेल प्राइज, बट वो नोबेल प्राइज उस लेंस को बनाने के लिए, ठीक है, वो यूज हुआ है। फिर एसएलई में एक्सरसाइज का रोल है, एसएलई में स्मोकिंग सेजेशन का रोल है, एसएलई में अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन बचने का रोल है। दवाइयों में ये है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवाइयां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, और कई बार लाइफ लॉन्ग चलती हैं। समय की दवाई बंद भी हो जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब आर्मी ट्रूप्स वगैरह गए तो जिनको ऐसे ली थे उनको भी भेज दिया गया आर्मी में। तो वो प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्विनाक्राइन नाम की दवाई दी जो मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस में देखे थे। बाद में उन्होंने देखा कि उनके स्किन रैश कम हो रहे हैं। तो वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो टाइम है उसके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यस। तो जो एंटी मलेरियल उसका भी यूज हुआ है। फिर 50s में, 1950s में, उससे पहले मैं बोला मॉर्टिलिटी बहुत हाई थी। 50s में एक वो मस्टर्ड गैस होती है ना, उससे एक दवाई बनी साइक्लोफॉस्फामाइड, उसका यूज किया और वहां से वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ। फिर बायोलॉजिकल थेरेपीज वगैरह, रिटुक्सीमाब, ये सब भी हुआ। तो इसलिए मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमको वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवाइस करेगा, हमको वैक्सीनेशन लगवानी है। क्यों? इम्यूनोसप्रेशन के दौरान हमको इन्फेक्शन ना हो जाए। हमको टीबी स्क्रीनिंग, वायरल स्क्रीनिंग करा, वो डॉक्टर बोलेगा वो करानी है, क्योंकि वो रीएक्टिवेट ना हो जाए। ठीक। स्मोकिंग या अल्ट्रा वायलेट रे से वो एसिली को फ्लेयर अप कर सकता है, उससे बचने की कोशिश करनी है। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब जो इंसोम्निया है, और चूंकि आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी भी हो सकती है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो फ्लेयर अप कर सकता है। तो योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, वर्क प्लेस, ऐसा नहीं कि ऐसे लिए तुम्हें जॉब नहीं जाना है, नॉर्मल होना चालू हुआ तो आप वापस से नॉर्मलाइज करिए लाइफ को, डे टू डे में पीस करिए लोगों के साथ में। तो ये सब उसके ट्रीटमेंट होते हैं। क्योंकि आप एंजाइटी, क्योंकि ये एसएलई क्या है, एसएलई बहुत, जैसे एसएलई का प्रेवलेंस है 10 लाख लोगों में से 75 से 150 लोगों को है। सॉरी, 1 लाख में 75 से 150 लोगों को है। तो जो आपको एसएलई, तो आपको दूसरा एसएलई आसपास कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट ग्रुप वगैरह जो है यूट्यूब वगैरह में और फेसबुक वगैरह में जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं, उन सपोर्ट ग्रुप से जुड़े, और एंजाइटी वगैरह का ग्रुप, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सर, जैसे कि देखा गया है, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू एसएलई एज कम्पेयर टू मेल्स। सर, जब फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कैसे कर सकती हैं एसएलई के हेलो। दौरान, जैसे हेलो। हाँ, हाँ, यस। एग्जैक्टली। सर, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो फैमिली प्लानिंग हो रही है उसके दौरान कौन कौन से उनको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और उनको कौन से मेडिसिन जो है वो अ, ये, कुछ मेडिसिन जैसे कि कम होती है या ज्यादा होती है, ऐसा। एसएलई में क्या है, कुछ मेडिसिन के साथ आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो जब पहले तो आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल एसएलई इज अ रिस्की प्रेगनेंसी। आपकी तो पहली कंडीशन, पहले प्रिस्क्रिप्ट, पहला तो ये आपकी एसएलई कंट्रोल में आनी चाहिए। कंट्रोल में आने के बाद से लेके जब आप कंट्रोल में आ गए हो, फिर आपको जो प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है मैं उसमें आपको ट्रांसफर करूंगा, कुछ मेडिसिन को हटाऊंगा, कुछ मेडिसिन को प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन ट्रांसफर करूंगा। उसमें 6 महीना देखूंगा आपको फ्लेयर अप तो नहीं हो रहा है। फिर आप फैमिली के लिए प्लान कर सकते हैं, दैट इज नंबर वन। ठीक। दूसरा, एसएलई में 1/3 केस में एक एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। वो क्लिनिकली साइलेंट हो या क्लियर हो, एक जरूरी नहीं। तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है, जो कई प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसको एक्लेप्सिया वगैरह बोल रहे हैं, बीपी शूट अप कर जाना, ये वगैरह, सीजर्स वगैरह आ जाना, तो उसके पीछे जो कारण है वो मतलब उनमें से एक कारण एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी है। तो पेशेंट को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वगैरह तो नहीं हो रहा है। दूसरा, एसएलई अगर आपको है तो आपके अंदर मल्टीपल एंटीबॉडीज को चेक किया है तो कहीं अंदर आपके अंदर एक रो 52 नाम की एंटीबॉडी तो पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर वो रो 52 नाम की एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो जो बच्चा है उसको पेट के अंदर ही हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ओके। तो हाँ, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके उसके अल्ट्रासाउंड का हम लोग मतलब
जो टू इकोस को मॉनिटर करते हैं, फीटल इकोस को मॉनिटर करते हैं, उसकी मेडिकेशन अलग होती है। तो एसएलई में प्रेगनेंसी जो है वो ऑलवेज डॉक्टर की सलाह पे और ऑब्जर्वेशन पे होती है। एसएलई में ऐसे वो नहीं, तो प्रेगनेंसी ये एक तो इसमें खुल के बात करना है डॉक्टर से, और उसमें प्रॉपर जो वो प्रिकॉशनरी मेजर बोल रहे हैं वो फॉलो करना है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। कई मेडिसिन बंद भी करनी पड़ती हैं, चीजें होती हैं, कई बदलनी पड़ती हैं। सेफ मेडिसिन में कई वाली चीजें होती है, पर मैं बाकी तो डिटेल मेडिसिन करेंगे, लेकिन इतना आप मान लीजिए, जो एसएलई के अगर पेशेंट है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ है, और वो चलती है और चलानी है। ये नहीं कि उसको बंद करना है। तो ये जो, क्योंकि इवन हार्ट ब्लॉक तक को अगर मान लो आपका टेस्ट नहीं हो पाया, तो उसको तक वो थोड़ा सा कम कर सकता है। सर हम्म। हमको ऑडियंस से क्वेश्चंस आए हैं। सो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द रिस्क ऑफ किडनी डैमेज इन लूपस? किडनी डेज में एसिली जो है ना, वो अप टू 50% केस में किडनी को इन्वॉल्व करता है। फिर अप टू 50% केसेस में कई बार एसिली का प्रेजेंटेशन ही किडनी इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। तो एसिली में क्लिनिकल किडनी का इन्वॉल्व, देखो आपको समझना पड़ेगा, एसिली में जो मोर्टिलिटी का जो रीजन है उसमें बहुत बड़ा रीजन किडनी इन्वॉल्वमेंट है। तो द डे पेशेंट डायग्नोज होता है एसिली का, हम लोग स्क्रीनिंग करना चालू कर देते हैं रीनल इन्वॉल्वमेंट की। ये नहीं कि वेट करना आपकी किडनी कब इन्वॉल्व होगी, वो स्टार्ट से, और जब आप फॉलो अप में आते रहते हैं तो बीच बीच में आपका किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। तो यूजुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, मतलब सीधा सीधा ये है, जो आपकी नेफ्रॉन्स है, जो छन्नी है, वो डैमेज होने लगती है, तो शरीर के अंदर का जो प्रोटीन है वो यूरिन से लॉस होने लगता है। अब प्रोटीन जो लॉस होने लगता है, और ब्लड जो है वो नॉर्मली यूरिन में नहीं जाना चाहिए, वो ब्लड वहां छन्नी से लॉस होकर यहाँ आना चालू होता है। तो उसे किडनी डैमेज होना, किडनी किडनी वगैरह डैमेज होती है। तो एसएलई में 50% किडनी इन्वॉल्व होती है, 30% बहुत सीवियर इन्वॉल्व हो सकती है। एसएलई 20 to 25% इनिशियल प्रेजेंटेशन किडनी के साथ ही लेके आ सकता है। और किडनी की फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग एसएलई में बहुत जरूरी है। सर आप ये पहले ही बता चुके हैं, बट एक क्वेश्चन फिर से आया है, कैन एनीमिया एंड जॉइंट पेन कुड बी सिम्टम्स ऑफ एसएलई? डेफिनेटली बहुत, और ये जो डुओ है, मतलब ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो होती है, हम लोग जो लगातार प्रैक्टिस करें, उसमें एक मेजर चंक जो है, एक सेक्शन ही है जो जॉइंट पेन, थोड़ा सा स्किन रैश, और सीवियर एनीमिया और फीवर। मतलब एक वैसे नहीं बोल रहा ऐसा कुछ उसमें नहीं, लेकिन एक जो मैंने चंक देखा है, इस टाइप से जो बच्चे होते हैं, और ये फीमेल पेशेंट है, फीवर आ रहे हैं, स्किन रैश है, जॉइंट पेन हो रहा है, खून की कमी हो रही है, और इवन जॉइंट पेन हो, केवल खून की कमी भी, और खून की कमी हल्की फुल्की नहीं, सीवियरली खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे इतना ब्लड टूटे कि इवन पेशेंट को जॉन्डिस तक दिखने लग जाए। तो एनीमिया, डेफिनेटली एनीमिया जॉइंट दोनों के तो आराम से ऐसे प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन है। इवन हिमेटोलॉजिकल जो प्रेजेंटेशन है, वो अप टू 90% तक हिमेटोलॉजी प्रेजेंटेशन हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीरियस, अगर केवल ब्लड की पैरामीटर की प्रॉब्लम हो, तो 90% ऐसे ब्लड पैरामीटर की प्रॉब्लम है। उसमें से 30 से 40% को सीवियर एनीमिया या सीवियर प्लेटलेट की कमी, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या डब्ल्यूबीसी कमी, जिसको लिम्फोपेनिया, लीकोपेनिया ये बोलते हैं, ये हो सकती है। So next question is, I had one episode of lupus nephritis, now recovered. What could be the side effect of medicine and chances of relapse? लूपस नेफ्राइटिस में ऑलवेज विजिलेंट होना होता है, और जो लूपस नेफ्राइटिस में अगर आपका ट्रीटमेंट किया है, और ट्रीटमेंट करने के बाद आप रिकवरी पे आ गए हैं, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, अ, उसमें कोशिश क्या करते हैं कि आपको 3 से 5 साल तक तो मिनिमम वो मेडिसिन चलती रहे, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट में होता है किडनी में। तो तो उसमें ये है कि आपको क्या हुआ, आपको ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, उसके आधार पे होगा। So next question is, my sister is diagnosed with SLE. What are the chances of me having it? फैमिली हिस्ट्री ऐसे की होती है, पर इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस या इवन रोमेटॉइड आर्थराइटिस की। यूजुअली एक फैमिली में जो कॉन्जेनिटल ऐसे लीक होती है, जो जेनेटिक्स होती है, यंग एज में आ जाती है, पर बहुत कॉमन नहीं है। हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 2 या 3 पेशेंट ही देखे हैं जो सिबलिंग्स में हमने देखे हैं। So next question is, during the COVID, suffered with lung fibrosis. Few months ago, started with arthritis. Is it SLE? I'm getting evaluated for the same. नहीं, इट्स नॉट ओनली एसिलिक में एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के कई आर्म होते हैं, है ना। तो उसमें जो सबसे एग्रेसिव आर्म है,
वो एसएलई होता है। जो दूसरे आर्म होते हैं उसमें जॉगरन सिंड्रोम, ये अलग चीज होती है जिसमें लंग फाइब्रोसिस, जॉइंट पेन, ये सब इन्वॉल्व होता है। और जो ऐसा आपने जितने क्वेश्चन पूछा उनको ऑब्जर्वेशन में रिच है। पोस्ट कोविड एरा में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं पोस्ट कोविड एरा में, इवन कोविड सफरर्स में भी। और नॉर्मल आफ्टर द आई एम नॉट, इट्स नॉट अबाउट इट्स ड्यू टू वैक्सीन और ये वाला, बट ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और ड्यू टू वैक्सीन और ड्यू टू एनीथिंग, ऑटो इम्यूनिटी ओवरऑल बढ़ी है। तो आपको अगर कोविड था, फाइब्रंग फाइब्रोसिस हो रहे थे, आपको ज्वाइंट पेन होना हो रहा था, तो उसको हम केवल ऐसे ही के लिए डायग्नोस नहीं कर रहे हैं सर। वो कनेक्टिव टिश्यू डिसीज में विभिन्न प्रकार का हो सकता है, तो वो आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और एसएलई के लिए भी लुक आउट करना जरूरी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 33 साल की फीमेल हूं और जब भी मैं ज्यादा धूप में जाती हूं लूपस फ्लेयर अप हो जाता है। डेली लाइफ में इसे कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ? ये जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेस है, अल्ट्रावायलेट रेस केवल धूप में जाने वाला नहीं, इवन आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो जो ये रेस है ये दैट कैन प्रेसिपिटेट ये एसएलई ऑल्सो। तो एक तो आपको हैबिट डालना पड़ेगा कि जो सन एक्सपोज्ड एरिया है, जो शरीर के वो एक कपड़े एरिया जो उसको हम कपड़े से नहीं ढक सकते, उसमें आप सनस्क्रीन लगाना है। आपको सनस्क्रीन में जो एसपीएफ है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो 50 या उससे ज्यादा। ओके, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आप अम्ब्रेला की हैबिट डालिए जिससे आपको धूप डायरेक्ट ना लगे। नंबर थ्री, आप फुल क्लॉथ और फुल स्लीव से क्लॉथ पहने। ठीक। नंबर फोर, आप लूज क्लॉथ ज्यादा प्रेफर करें रादर देन टाइट क्लॉथ से। क्यों? टाइट क्लॉथ डायरेक्टली स्किन से कांटेक्ट होगा, ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है। आप लाइट कलर्स के क्लॉथ पहने। क्यों? लाइट कलर्स में एब्जॉर्प्शन कम होगा रेस का, ना कि डार्क क्लॉथ वगैरह पहने। और वूलन और लेयर, मल्टी लेयर, जैसे इस समय ठंड है तो मल्टी लेयर्ड क्लॉथ्स पहने, मल्टी लेयर्ड ये क्लॉथ्स वगैरह ये। और सनलाइट से मैडम डेफिनेटली बचना पड़ेगा। विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन आपको दिए जाएंगे। आपके हाथ में जो है वो है आपको अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्शन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 27 साल की फीमेल हूँ जिसे लूपस है और ट्रीटमेंट के बावजूद फ्रीक्वेंट फ्लेयर अप हो रहे हैं। क्या बायोलॉजिक्स मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं? मैडम डेफिनेटली, और इसमें एसएलई में हमारा टारगेट, हमारा गोल ही है आपके फ्लेयर अप्स को बंद करना, और उसको साइलेंटली नहीं देखना होता है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होती है। तो बायोलॉजिक्स के जो ऑप्शन है होते हैं, कई आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं एसएलई में। हमको बायोलॉजिक्स कई बार डिफिकल्ट टू ट्रीट एसएलई जो होता है ना। एसएलई भी मैं बताया हेटेरोजीनियस है, कुछ बिल्कुल माइल्ड एसएलई होती है। एसएलई है थोड़ा बहुत स्किन इन्वॉल्वमेंट हुआ, थोड़ा बहुत जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हुआ, बेसिक मेडिसिन चली, नॉर्मल हो गया, इवन रोमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ट्रीटमेंट में भी ठीक चल रही है। एक ऐसे लिए थोड़ा मॉडरेट टाइप का हुआ जिसमें ओरल मेडिकेशन जो खाने वाली होती है, जो बॉडी को टॉलरेट कर गई, उसमें मैनेज हो गया। एक ऐसे लिए है जिसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में जाना पड़ रहा है, और इंजेक्टेबल में जो नॉर्मल इंजेक्टेबल है उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बायोलॉजिकल के तरफ जाना पड़ सकता है। और कंबाइंड भी किया जा सकता है, हो सकता है दो दवाइयों के एक साथ कंबाइंड किया जाए। हो सकता है एक बायोलॉजिकल को दूसरी मुंह से खाने वाली मतलब अलग दवाइयों से कंबाइंड किया जाए। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और वो देखना पड़ेगा। वो पर्सनली आप डॉक्टर, एक रोमेटोलॉजिस्ट की प्रॉपर सलाह दीजिए और फॉलोअप कीजिए, और उसमें ज्यादा हेजिटेट मत होइए अगर आपको रिकन फ्लेयर हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। वी हैव गॉट मैनी फीमेल ऑडियंस हियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं 30 साल की फीमेल हूँ और रिसेंटली मुझे लूपस डायग्नोस हुआ है। क्या मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी? मैडम जैसे आपको पहली बात तो ये है कि ये एसएलई जो है दैट इज ये अपन कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल में होना चाहिए। जो गाइडलाइन वगैरह होती है, जो नॉर्मल मिनिमम बेयर मिनिमम जो है, आपको हम रिमिशन पे ला सकें। रिमिशन मतलब आपकी डिसीज कंट्रोल कर ले, कंट्रोल करने के बाद से 3 to 5 years तक ट्रीटमेंट हमको कंटिन्यू चलाना होता है। उसके बाद अगर आपको फ्लेयर अप नहीं हो रहा है, बीच बीच में आपकी एसएलई नहीं बिगड़ रही है, आपकी डिसीज कंट्रोल में, तो ग्रेजुअली हम दवाइयां टेपर कर सकते हैं। सो यूजुअली आपको दवाइयां चलेंगी, और ये बहुत आप कुछ केसेस में ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ऐसे ही रिमिशन में भी जाती है। परंतु ऐसे नहीं में रिलैप्स एक प्रॉब्लम है। मतलब क्या है? दवाई चली, लंबी चली, कंट्रोल में आ गया, दवाई पूरी पूरी तरीके से बंद हो गई, फॉलो अप बंद हो गया, फिर वो रिलैप्स करके प्रॉब्लमेटिक किया। तो ऐसे लिए बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ चलना पड़ता है। और ऐसे लिए में मैडम लाइफ लॉन्ग अगर दवाई चल, ऐसे लिए में कई बार चलानी पड़ती है, चल जाती है, परंतु ये कॉम्प्लिकेशन, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, आप कंट्रोल में हो जाते हैं। आप नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉर्मल लाइफ जी, एकदम नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं। डू यू नो द काइली मिनोग, अ सिंगर? यस सर। काइली मिनोग को भी ऐसे ली है। यू यू नो दैट थिंग। सो ये ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ में वो नहीं कर सकते सर्वाइव। और ऐसे ही अब तो उसका काफी अच्छा ट्रीटमेंट और सर्वाइवल होता है। तो फर्स्ट
प्लीज दिमाग से टेंशन हटाओ। सेकेंड चीज है ये डायबिट, अपने आप को ऐसा मानिए कि जैसे डायबिटीज में लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस होती हैं, या हाइपरटेंशन में या हार्ट की प्रॉब्लम में, एसएलई में भी होती है। हाँ, बट ये है कि चांसेस हैं कि आपकी दवाई बंद भी हो, पर वो चांसेस कम होते हैं। The next question is if the patient is जी जी, taking एक लास्ट hydroxy. बोलना चाहता हूँ Yes. उस केस में, क्योंकि उनको टेंशन है। बेयर मिनिमम ना, हो सकता है आपको केवल भविष्य मतलब अच्छे कंट्रोल में आने के बाद आप एचसीक्यू नाम की बस टैबलेट पे आप रहे हो जाओ, दैट इज वेरी सेफ मेडिसिन। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग वो अलग बात है जो बोलते हैं, हम लोग उसका कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, वो रिलैप्स भी बचाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव इम्यूनो सप्रेशन नहीं होती। वो एग्रेसिव इम्यूनो सप्रेशन नहीं होता है, तो वो आपको फ्लेयर अप भी कंट्रोल करके रखता है। और वो होता है तो एक वो मेडिकेशन, उसके लिए आई चेकअप करने बोलते हैं। तो वो 2% केसेस में, 0.2 to 1% केसेस में आई में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप अगर प्रॉपर डोजिंग में लेंगे तो आई इन्वॉल्व नहीं होता। और आई के चेकअप को बोला जाता है, जिसमें ओसीटी वगैरह होता है, तो वो कराना है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, तो पेशेंट कई बार पीछे हट जाता है। तो वो करना है, चाहे वो आपको वो जरूरी है। आगे। So next question is if the patient is not having any symptoms but the report is showing anti-DS DNA level. So what could be the treatment? नहीं, एक कंडीशन होती है जिसे सैक बोलते हैं। सैक मतलब ऐसे, सीरोलॉजिकली एक्टिव, सी मतलब क्लिनिकली, क्यू मतलब क्वेसेंट। मतलब सीरोलॉजिकली या ब्लड टेस्ट में एक्टिव रिपोर्ट आ रही है, क्लिनिकली आप साइलेंट है। तो एक वो कंडीशन बनता है, तो उसको हमको कुछ वॉच करते हैं, मेजर करते हैं, देखते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उसमें डरने की जरूरत नहीं होते हैं, उससे सैक एक पार्ट बनता है। तो फिर उसमें जो डीएसडीएन है, इननेटली वो हाई है, तो फिर हम उसको उतना इंपॉर्टेंस उस समय नहीं देखते, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं ये देखने के लिए कि आप किस रेंज को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपका डीएनए बढ़ा आ रहा है और एक्स लेवल पे आ रहा है, एक्स प्लस वाई लेवल तक का। तो फिर हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आपका नॉर्मल रेंज ना वो लेस देन 100 नहीं है, वो शायद नॉर्मल रेंज ही आपका 400 है। फिर हम 400 को भविष्य में टारगेट करते हैं। तो उसमें बहुत ऐसे डर नहीं, जो अगर देखिए सबसे पहले क्लिनिकल होता है। मैं बोला पॉजिटिव प्रिडिक्टेबल है, क्लिनिकली डिटोरिएट हो रहा है या वो हो रहा है और साथ में वो जा रहा है, तब है। अगर ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है तो उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं डरने, अगर जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसको उतना नहीं डरने की जरूरत है। जस्ट फॉलो अप करें, बीच बीच में टेस्ट करें, हम उसमें ट्रीटमेंट इंटेंसिफाई नहीं करते। हम्म। Okay, सर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं 32 साल की फीमेल हूँ, मुझे बार बार माउथ अल्सर, हेयर फॉल और प्लेटलेट्स कम होने की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर को लूपस का डाउट है, इसका कंफर्म डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? अभी मैडम, जैसे आपने अभी अपना अगर वेबिनार ये सुना भी होगा, तो उसमें बताया कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसमें अप्रोप्रिएटली बेसिस पे ना, जैसे एएनए टेस्ट वगैरह हम कराते हैं, लेकिन एएनए के भी कई मेथड के होते हैं। तो जो मेथड आईएफ मेथड या डॉक्टर से पूछ के रोमेटोलॉजिस्ट, वो मेथड, फिर एक एएनए प्रोफाइल होती है। फिर हम आपको थोड़ा क्लोज फॉलो अप करते हैं, फिर आपको ऑटोइम्यूनिटी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। उस तरीके से आप जो सिम्टोमेटोलॉजी बता रही हैं, वो एसएलई, एसएलई में वो सिम्टोमेटोलॉजी होती है। ऐसा नहीं कि नहीं, दैट डजंट मीन कि एसएलई बस है। एसएलई वो हो सकती है, उसमें एएनए का टेस्ट आपके डॉक्टर बोलेंगे। एएनए आईएफ वो स्क्रीनिंग मेथड है, स्क्रीनिंग मतलब अगर वो पॉजिटिव आता है तो और आगे की बात होती है, फिर एएनए प्रोफाइल देखा जाता है। फिर डिसीज एक्टिविटी के लिए आपका कॉम्प्लीमेंट लेवल चेक करते हैं, जिनको C3 C4 बोलते हैं, कहीं वो कंज्यूम तो नहीं हो जा रहे, कम तो नहीं हो जा रहे। एंटीडीएस डीएनए लेवल का टाइटर वगैरह हम देखते हैं कि कितना वो है, हो रहा है। आपका प्लेटलेट कम होने का कारण कहीं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम तो नहीं है, तो एक एप्ला प्रोफाइल, एपीएल, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी प्रोफाइल बोला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कंफर्म हो सकता है आपको ऐसे लिए है कि नहीं। अगर है तो साथ में सीरोलॉजिकली, सीरोलॉजिकली मतलब ब्लड में कितना लैब वाइज एक्टिव है। क्लिनिकली तो हम समझ गए आपको ये 4 लक्षण होगा, लैब वाइज फिर कितना एक्टिव है, फिर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं 26 साल की फीमेल हूँ जिसे एसएलई है। रिसेंटली पैरों में स्वेलिंग और यूरिन में फोम आने लगा है। क्या इसका क्या मतलब आने है लगा मेरी है? किडनी उंगली? फोम आने लगा है, यूरिन में यूरिन फोम में, आने। यूरिन में फ्रॉथिंग आने लगी है। तो ओके। उनका देखो, पूछना है कि हाँ, उनकी किडनी इन्वॉल्व हो गई है, ऐसा वो जानना चाहते हैं। एज नहीं, ये है कि आपको देखो, स्वेलिंग जो है ना, स्वेलिंग हो रहा है, फ्रॉथिंग हो रहा है, वो तो ठीक है। तो वो स्वेलिंग है, उसके लिए एक बार हमको टेस्ट करके, एसिली में जैसे बताया, एसिली जब आपका किडनी को इन्वॉल्व करता है तो उसमें कई तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, परंतु जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट है मैं वो बता रहा हूँ। जो आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनको छन्नी कहा जाता है, जो खून छानने का काम करता है, तो छन्नी क्या होती है? आपने उसमें चाय डाला, उसमें चाय पत्ती ऊपर रख गई, पूरी चाय नीचे आ गई, दैट इज अ छन्नी का काम। एसएलई में क्या होता है, छन्नी डैमेज होना चालू होती है तो चाय के साथ चाय पत्ती भी नीचे आ रही है।
इट मीन्स यूरिन में प्रोटीन लॉस होना चालू हो जाता है। यूरिन में ब्लड वगैरह, जो ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आना चालू होते हैं। किडनी में क्रिएटिनिन का जो रिपोर्ट होता है, क्योंकि जब आपको छलनी हो जाएगा तो वो जाम होने लगेगा पूरा सिस्टम। तो किडनी डैमेज हो रही है तो क्रिएटिनिन वगैरह की रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह करके देखते हैं। तो अगर आपको ऐसे लिए ये लक्षण है तो आपको आपके डॉक्टर आपको यूरिन से प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 24 आवर में क्वांटिफाई करके कितना प्रोटीन जा रहा है, ब्लड प्रेशर रेज किया है कि नहीं, वो सब देख सकता है। क्योंकि पाँव में सूजन में एसिली के केवल किडनी कारण नहीं है। एसिली में पाँव में सूजन आपको सीवियर एनीमिया हो रहा है, उसकी वजह से हाइपोन्यूट्रिशन उसमें हो सकता है। अगर नीचे क्लॉट बन रहे हैं एंटीफॉस्फोलिपिड्स की वजह से, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशन है जिसके साइड इफेक्ट होते हैं पीडल एडिमा। यू गॉट माय पॉइंट ना, कि कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से पाँव में एडिमा हो सकता है, वो संभव हो सकता है। तो एक से उसको अगर आपको वो है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए तो ये टेस्ट करा के कंफर्म करिए। देर इज नो नीड, टेंशन मत लीजिए इसमें, ये बेसिकली चेक हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं 35 साल की फीमेल हूँ, एसिली के लिए काफी टाइम से स्टेरॉइड ले रही हूँ। मुझे साइड इफेक्ट की टेंशन है, क्या स्टेरॉइड कंप्लीटली स्टॉप किया जा सकता है? नहीं, आपका देखिए ऐसा है, हमारा जो गोल है ना अंकित, ऐसा है, हम एसएलई में है। ये जो गोल है, जैसे जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन क्या बोलती है कि 6 महीने में 5 mg या 5 mg से नीचे प्रिडनिसोलोन नाम की दवाई में ले आओ। प्रेफरेबली कंडीशनली अगर बॉडी एक्सेप्ट कर रही है तो उसको जीरो कर दो, दैट इज देयर। फिर क्या होता है, अगर हो ज्यादा ना देना पड़े तो स्टार्ट 40 mg से ज्यादा डोज से ना करो, अगर ज्यादा की जरूरत ना पड़े। मीन्स दी ज्यादा रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन कब आती है? रिकमेंडेशन आती है आप हमारे पेशेंट्स के फाइंडिंग से। इट मीन्स कई एसएलई के पेशेंट्स जीरो स्टेरॉइड में आए हैं। कई एसएलई के पेशेंट 6 मंथ में ही लेस देन 5 mg में स्टेबल हुए हैं, तब तो वो गाइडलाइन बोल रही है। कई एसएलई के पेशेंट जिसमें स्टार्टिंग में प्रेडनिसोलोन 40, पहले 60 mg भी देते थे, 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और 100 mg तक जाते थे। तो मान लो आप 60 किलो के हो तो 60 mg से स्टार्ट करते थे। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब 40, अगर वो बोल रहे हैं इट मीन 40 से भी रिस्पॉन्स आया। तो अगर इम्यूनो सप्रेशन, अभी जैसे अंकित आप बात कर रहे थे इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर इम्यूनो सप्रेशन अगर हुआ, क्योंकि आपको इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो आपका स्टीरॉइड सही समय पे बंद हो सकता है। तो एसएलई में हमारा गोल है आपका स्टीरॉइड बंद करना 6 या 7 महीने के बाद, 7 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर। और 6 महीने के अंदर हर हाल 5 mg, 7.5 mg से कम स्टीरॉइड को, प्रेडनिसोलोन को, इसको लो डोज स्टीरॉइड बोलते हैं, या ये बॉडी के डोज। लगभग फिजियोलॉजिकल डोज में होता है। तो वो उतना ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन आपको रिस्क बेनिफिट रेशियो में बेनिफिट ज्यादा कर रहा है। लेकिन हम ट्राई बंद करने का ही करते हैं, तो हमारा गोल वही है कि बंद किया जा सके। अब प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चल रहा है, काफी समय से स्टेरॉइड चल रहा है, बार बार लेना पड़ रहा है, डिफिकल्ट टू ट्रीट ऐसे लिए। और कुछ पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। तो ये सब चीजें, लेकिन गोल तो स्टेरॉइड बंद करने का ही है ऐसे लिए में, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलाना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं 28 साल की फीमेल हूँ और मुझे 2 साल पहले एसिडी डायग्नोस हुआ है। अभी मेरी डिजीज स्टेबल है, मैं प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ। क्या ये सेफ है और मुझे कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए? कि जैसे आपकी स्टेबल है ना, तो अभी आपकी डिसीज स्टेबल है, दैट इज वन। तो अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको वो दवाइयां देगा जो प्रेगनेंसी सेफ होती हैं, और वो दवाइयां हटाएगा जिसके साथ प्रेगनेंसी डिफिकल्ट है या प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो माइक्रोफिलेट मोफेटिल पे कॉमन सिनेरियो लेते हैं, यूजुअली एसएलई का पेशेंट माइक्रोफिलेट मोफेटिल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये दवाइयों पे यूजुअली पेशेंट रहता है, अगर बहुत एग्रेसिव या नीचे नहीं। तो आपका डिसीज हमने कंट्रोल किया, आपकी डिसीज कंट्रोल में है, कंट्रोल में होने के बाद हम धीरे से माइक्रोफिलेट मोफेटिल को हटा के वहाँ एजाथायोप्रेन या दूसरी प्रेगनेंसी सेफ दवाई इंट्रोड्यूस करते हैं। एस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को वो चलने देते हैं। स्टीरॉइड अगर आपका रिक्वायरमेंट 7.5 से नीचे, प्रेफरेबली 0 या 5 से नीचे आ गया हो, तो बहुत अच्छा है। तो वो दवाई, और फिर 6 महीने तक हम आपको उस मॉडिफाइड, उस न्यू रेजिम पे रखते हैं जो प्रेगनेंसी सेफ है। उसमें अगर फ्लेयर नहीं हुआ तो फिर हम आपको प्रेगनेंसी के लिए आगे अलाउ करते हैं। फिर ब्लड में सीरोलॉजिकली जो एक्टिविटी प्रोफाइल है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट लेवल चेक करना, जिसमें डीएनए का लेवल चेक करना, वो करते हैं। एसिली में जैसे मैं बताया 1/3 केस में एंटी फॉस्फोलिपिड प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चे को मिसकरेज होने का खतरा होता है, उसको चेक वगैरह करते हैं। और बॉडी में रो 52 वगैरह के लिए एसिली पेशेंट्स प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। एसिली पेशेंट्स में प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, दैट डजंट मीन कि नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से एसिली पेशेंट प्रेगनेंसी होती है एसिली में, डिलीवरी भी होती है, अगर आपकी डिसीज कंट्रोल है, होता है।
सर लास्ट क्वेश्चन इज, मैं 31 ईयर की फीमेल हूँ, मुझे पिछले 6 महीने से जॉइंट पेन है, फटीग और धूप बढ़ने वाला रैश हो रहा है। मेरी एएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है, क्या इसका मतलब है कि मुझे डेफिनेटली लूपस है? नहीं 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 नहीं, एने का फिर क्या मेथड था और आगे कैसे देना पड़ेगा? देखिए, आपने मेरे को बताया स्किन में रैश हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, 6-7 महीने हो गए हैं, धूप में दिक्कत होती है। ये एसएलई हो भी सकती है, ये जॉगरन सिंड्रोम नाम की बीमारी भी हो सकती है। ओके। ये और मेरे को देखना पड़ेगा कि ये सोरियासिस वगैरह तो साथ में नहीं हो रही है। और जैसे एएनए टेस्ट पॉजिटिव है तो जॉगरन वगैरह में भी आ सकता है, तो दैट डजेंट मीन, हाँ आपको सीटीडी हो सकती है। आपको सीटीडी मतलब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसमें 4-5 डिसीजेज आती है, 5 में सबसे डेंजरस एसएलई होती है। बाकी जो 4 होती है वो भी होती है, अलग अलग फीचर्स आता है, तो उसमें आपको अलग दूसरी जॉगरन नाम की बीमारी भी हो सकती है, जिसमें अलग सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट डजंट मीन कि 100% वो एसएलई ही है। ओके, उसके लिए देखना पड़ेगा। Thank you so much, sir, for being with us. Any हाँ, concluding remark would you like to give to the audience? कंक्लूडिंग रिमार्क में ये है कि जिनको एसएलई हो रखा है वो 3-4 चीज को ध्यान रखें प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स को ही है, ज्यादा जितने मैसेज है वो भी फीमेल्स के ही है ना। और किस एज ग्रुप में आप देख रहे हो, वही 20s 30s में फीमेल्स हैं, जितने भी मैसेज है आपको क्लियर हो रहा है। तो एक, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। दूसरा चीज है कि एसएलई में स्किन जो है वो ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल हो सकता है। स्टीरॉइड में साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन ओबेसिटी, फेस मोटा करना, ये एक ऑब्वियसली बीइंग मेल फीमेल कुछ भी हो, लेकिन लुक्स बहुत खराब करता है, तो स्टीरॉइड बंद हो सकता है। प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है। ठीक है। सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सन प्रोटेक्शन के लिए आपको सनस्क्रीन वगैरह लगानी ही है और सन प्रोटेक्शन करना ही है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो। तीसरी चीज बता रहा हूँ। और बाकी फिर ये जो दवाई है, ये इसकी जो मेडिकेशंस हैं, हाँ एसएलई की मेडिकेशंस हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग चले, पर हो सकता है बहुत मिनिमल डोज पे चले और बहुत सेफ मेडिसिन पे चले। तो एसएलई ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ दिस इज अ प्रॉपर ट्रीटेबल डिजीज। और एसएलई के पेशेंट्स लंबा सर्वाइव और अच्छा नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं। और डिप्रेशन एंजाइटी से दूर आने की कोशिश, रेगुलर एक्सरसाइज, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स। और जैसे आप लोग ने इतना मैसेज किया, आप ग्रुप बनाइए अपना एक, और या फिर उन ग्रुप से जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मॉरल सपोर्ट अगर आप करेंगे तो आप भी नॉर्मल होंगे, आपके पेशेंट भी नॉर्मल होंगे और हेल्दी लाइफ लिए। और लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड स्पेशली ऑल माय एसएलई पेशेंट्स टुडे, और एवरीबॉडी बट स्पेशली एसएलई पेशेंट्स। एसएलई इज सो क्लोज टू माय हार्ट। तो एसएलई से रिलेटेड कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, सो ये चैट में या लिख दें भविष्य में मेरे को, या मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वो अगर आप लोगों को लगे कि एसएलई पे और भी कोई डिस्कशन करना है या कोई और डाउट हो तो उसको भी पूछिए, हम लोग भी हो सकता है फ्यूचर में प्लान करें उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रिलेटेड। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते। Thank you so much all for joining us today. Stay safe, stay healthy, and wishing everyone healthy year ahead. Thank you, sir. थैंक यू सो मच अंकित।